हेलो एवरीवन, फिर से आ गए हैं आपके सचिन सर आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर 4 जो कि पहले चैप्टर 1 कर दिया था, चैप्टर 5 हुआ करता था जिसका नाम है एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हमें इसके अंदर न्यूटन के 3 लॉ पढ़ने जो कि 9th क्लास में हमने पढ़े थे, समझ में आए नहीं थे। आप समझेंगे कि करके तीनों के लॉ और तीनों के लॉ के साथ साथ इसकी होगी पूरी क्लैरिटी। देखो मैंने सोचा था चैप्टर में बनाऊंगा बेसिकली इसके ऊपर क्या क्रम है, सीधा फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, लेकिन उससे बात बनने नहीं वाली क्योंकि डब्बा ढोल है। मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टीट्यूट और कई जगह पर बोल रहे हैं सर जी इसको ना एक बार क्या नाम है आप पूरी वीडियो डाल दो इसकी। ये लो जी पूरी वीडियो डाल देंगे। इसमें क्या हो गया, इसमें पूरी वीडियो डाल देंगे। आप देखना इसे बेसिक से पढ़ेंगे अपन, बेसिक से चलते इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। अच्छा चैप्टर से स्टार्ट इसलिए करा क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, ठीक है, वरना हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले थे, यूनिट एंड मेजरमेंट से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं इस पर ये डिस्कस नहीं करने वाला, न्यूटन आया एप्पल लेके आया वो सब बातें मैं नहीं करने वाला, ठीक है। सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। टाइम कम है सबसे ज्यादा यार, टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत कम है, हमारे पास 25 दिन रह गए। सितंबर हमारा टारगेट है एग्जाम, सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, वही तो हमारा टारगेट है। अभी फिलहाल में हमारा वही टारगेट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूटन के लॉ। न्यूटन के लॉ पढ़ने से पहले इसमें एक टर्म हमें पढ़नी होती है जिसका नाम है फोर्स। ओए होए होए, फोर्स जो कि 10 हमने पढ़ा तो 9th में भी था सर जी, 9th में भी पढ़ा था, लेकिन 9th में तो बस ये पढ़ा था कि फोर्स यानी कि पुश और फोर्स यानी कि पुश, और अगर बोल दिया जाए पुश एंड पुल, पुश ये लो जी, ये पुश ही पुश होता है हमेशा ज्यादातर, पुश एंड पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर क्या करना, पुल करना, ये हमारा फोर्स है। और फोर्स इसी को कहते हैं। फोर्स की जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है फोर्स की, वो हमारी भाई साहब क्या है, न्यूटन है। क्या है, न्यूटन। न्यूटन का सिंबल जो कि हमारा एन से नोट किया जाएगा। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा सर जी हमें तो पता ही नहीं है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अच्छा जी नहीं पता, जिसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड। सर जी बस यही तो बात समझ में नहीं आती, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। हमने तो रट लिया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, इसको वेक्टर कहते हैं, लेकिन सर जी पता ही नहीं चलता। अगर 5-6 न्यूमेरिकल 5-6 केस आ जाएं, पूछ रहे सर जी वर्क हो गया, एनर्जी होगी, अच्छा करंट, ओ तेरी करंट आंसर क्वांटिटी, ओ माय गॉड। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी वाला चैप्टर लाऊंगा, उसके ऊपर पूरा डिटेल में बता दूंगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में, आपको फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपने ये पढ़ लिया 1 न्यूटन इंटू 10 की पावर 5। ओ भाई साहब 1 न्यूटन इंटू 10 की पावर 5 चुड़ैल के बराबर। ओ भाई साहब एक सिंगल साइंटिस्ट जिसका नाम था न्यूटन, और वो 10 की पावर 5 चुड़ैलों के बराबर है, एक, यानी कि 1 लाख चुड़ैल के बराबर है। 1 न्यूटन जो है वो इसके बराबर है। आओ फालतू की बातें दोबारा से नहीं करते यार, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। अच्छा देखो फोर्स हमारा ये पुश एंड पुल हो गया, इसके न्यूटन होती है। अच्छा जी हमारा फोर्स जो होता है ना सर जी, फोर्स जो है ना, ये फोर्स, अच्छा सर जी फोर्स जो है ना, हमने ना फोर्स पढ़ा है 9th क्लास में कि सर 2 तरीके का फोर्स होता है। हाँ जी सर जी हमने माना 2 तरीके का फोर्स होता है। एक तो होता था सर कॉन्टेक्ट फोर्स, क्या होता था, कॉन्टेक्ट फोर्स, और एक होता था हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स होता था, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। देखो मैं आपको बता दूं हमारे सिलेबस में अभी इस चैप्टर के अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, जिसके अंदर आपको मैं लिख के दे सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, लेकिन उनका कोई फायदा ही नहीं है। ग्रेविटेशनल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, उनको कोई फायदा नहीं है। हमारे में है, और उल्टा बोल गया क्या मैं, अरे सर जी ये क्या बोल दिया आपने, ये तो सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। अरे सर जी गलत हो गया भाई साहब, ये जो मैंने लिख दिए थे ये कॉन्टैक्ट फोर्स तो हमारे सिलेबस में ही है। कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे सिलेबस में, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारे सिलेबस में नॉर्मल, और एक है टेंशन जिसमें टेंशन लेनी नहीं है, और एक है सर जी फ्रिक्शन। क्या है सर जी, फ्रिक्शन। अच्छा ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसमें से हम चैप्टर 1 ग्रेविटेशन वाला आएगा, वो तुम्हारे लिए एक सेपरेट पूरा चैप्टर रखा हुआ है लास्ट वाला इस बुक का, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। हमें खैर इस पे डिस्कस अभी नहीं करना, हमें डिस्कस करना है इस पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस पे, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। आओ सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नॉर्मल क्या है। अच्छा ये नॉर्मल एक तरीके का क्या है भाई साहब, नॉर्मल एक फोर्स है। नॉर्मल क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं कई किताबों में से, नॉर्मल रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो डरना थोड़ी है यार, ये इतना हुआ थोड़ी हो गया नॉर्मल, आधों को समझ में नहीं आ रहा। ये एक तरीके का क्या है, फोर्स है। और ये फोर्स कैसा लगता है भाई साहब,
ये हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता है। सरफेस पर कैसा लगता है मेरे भाई? सरफेस पर सर परपेंडिकुलर लगता है। कैसा लगता है? सरफेस पर परपेंडिकुलर। याद रखने वाली बात ये है, ये सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता है। और भाई साहब सरफेस के कांटेक्ट में होना चाहिए ऑब्जेक्ट। सरफेस के कैसा होना चाहिए? कांटेक्ट में। हम अभी सिलेबस, अभी जो हम इसको लिखने वाले हैं एन से डिनोट करेंगे नॉर्मल फोर्स को। कई किताबों में से नॉर्मल रिएक्शन लिखे तो आर भी लिख देते हैं, आप घबराना मत। अगर एससी वर्मा वगैरह आप पढ़ रहे हो, या फिर आप वैसे एससी वर्मा तो आप नहीं पढ़ रहे होंगे, ज्यादातर एसएल यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर 11th क्लास में आके बच्चे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप बुक कोई सी भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मैं दे दूंगा, बाकी आप कर लेना, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सरफेस बना दिया, ओए होए एक सरफेस बना दिया, इस पे एक बॉक्स रख दिया। क्या रख दिया? एक बॉक्स रख दिया। तो बॉक्स पर, अच्छा अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप भी कहीं पर बैठ के देख रहे हो या खड़े होकर देख रहे हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये मार्कर रखा है, तो मेरा हाथ जो है वो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ग्रेविटी से नीचे खींच रही है। तो जो इसको बैलेंस करके रखा है ना, वो नॉर्मल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, सरफेस लगा रहा है ऊपर की तरफ। क्या सजी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो उछल क्यों नहीं रहा मार्कर? तो मैं भी तो चलूंगा अगर ये उछलेगा तो। अरे भैया बैलेंस करके रखता है वो, ग्रेविटी वाला और ऊपर वाला, इन दोनों को। अभी मेरे को, मैं सरफेस पे खड़ा हूं ना, तो सरफेस पे इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरे ऊपर एक रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन लग रही है जो ऊपर की तरफ लग रही है। अरे बात समझ में आ रही है? अगर धरती फट गई तो मैं नीचे चला जाऊंगा क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स उतना लग ही नहीं पाएगा। अब भाई साहब जंगल में चल रहे हैं, कहीं पर पत्ते वत्ते आ जाते हैं, पता ही नहीं है यहाँ पर कुछ है, सीधा ढलाम से नीचे। अब नीचे गया क्योंकि उस समय वो पत्ते उस पर नॉर्मल फोर्स नहीं लगा पाए इतनी जितनी की उसने ग्रेविटी ने लगा दिया, इस मारे वो नीचे चला गया। जब ये बैलेंस हो जाए तो देख नॉर्मल फोर्स कैसा ऊपर की तरफ लगता है और कैसा लगता है? परपेंडिकुलर। इसलिए बॉक्स यहाँ पर है। नीचे ग्रेविटी क्या लगाती है मेरे भाई? mg लगाती है। ग्रेविटी क्या लगाती है? mg। हर ऑब्जेक्ट पे परमात्मा, हर ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, वो हमेशा ऑब्जेक्ट, वैसे ग्रेविटी लगाती है परमात्मा को, कोई ज्यादा, वैसे चलो ठीक है भाई, सभी भगवान, ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है क्योंकि ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रही है, सबको सेंटर की तरफ खींच रही है। अच्छा जी, ओके। नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता है, तो हमें नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल इस सरफेस पे मैंने मान ले, सर जी ये नॉर्मल फोर्स, अच्छा ठीक है, ये मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा? ये ले, ऐसा लगेगा। तो तुम्हारा जो mg है वो तो नीचे ही लगेगा ना मेरे भाई, mg तो हमेशा नीचे ही लगता है। अच्छा, मैं मार्कर को इधर फेंकूं, उधर फेंकूं, इधर फेंकूं, कहीं भी भेजूं, गिरेगा तो नीचे ही ना, गिरेगा कहां पे? वो नीचे ही गिरेगा। अच्छा, नॉर्मल फोर्स ऐसा हो गया। अच्छा, ये नो मैंने सरफेस ऐसा बना लिया, ओ हो सर जी ये क्या बना दिया? तो नॉर्मल फोर्स ये तुम्हारा ऐसा हो गया। अगर तुम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को बना रही हो, अर्थ है मान ले, अर्थ का सेंटर है, तो ये नॉर्मल फोर्स ऐसा हो गया तेरा। अब लेकिन mg इधर ही लगेगा। भाई साहब ये अर्थ है, क्या है ये? अर्थ। तो अर्थ के तो सेंटर पर लगती है ग्रेविटेशन फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स हो गया आपका। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल फोर्स ये ले, डब्बे के ऊपर डब्बा, ओ सर जी ये क्या कह दिया? डब्बे के ऊपर डब्बा, हाँ डब्बे के ऊपर डब्बा, तो ये सरफेस इसमें नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, और ये वाला, ये मान ले इसको n1 मान ले, और इसको क्या मान ले? n2 मान ले। ये ले भाई साहब, सब ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, ये नॉर्मल फोर्स हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। कैलकुलेशन की सर अभी मैंने बात नहीं करी, कैलकुलेशन की बात है तो ये लो कैलकुलेशन की बात। अगर ये रुका है, अब देखो न्यूटन, ये तो मैं नॉर्मल सरफेस में आ गया, तो एक बार तो मैं ये बात बता दूं, इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का, अबे रुक जा, फर्स्ट, ये लो जी, ये आज रुकेगा थोड़ी, आज न्यूटन भी उड़ रहा है हवा में और ये भी उड़ रहा है। न्यूटन का फर्स्ट, जो तुम्हारा ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ न्यूटन का, क्या हो गया, बात नहीं बन रही क्या? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, मैं इसकी स्टेटमेंट तो लिखवा नहीं रहा, स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है, क्या है? नेट फोर्स 0, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये रेस्ट पे रहेगा। किस पे रहेगा? रेस्ट पे। भाई फ्रिक्शनलेस सरफेस माना हुआ है, कैसा माना हुआ है? फ्रिक्शनलेस। आधे बच्चे तो घायल हैं फ्रिक्शनलेस, सर ये फ्रिक्शनलेस, अच्छा, अरे फ्रिक्शनलेस का मतलब यार वही है, कैरम बोर्ड पे पार्ट डाल दो फ्रिक्शन कम करते हैं यार। अरे फ्रिक्शनलेस मतलब उस पर कोई फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा। फ्रिक्शन क्या होता है? जब किसी भी बॉडी को
कोई भी सरफेस अपोज करता है, वो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। सर जी इस पर अगर मान लो कांस्टेंट फोर्स लगा दें हम, कांस्टेंट फोर्स 100 न्यूटन लगा दिया और फ्रिक्शन लेस है, और ये कांस्टेंट फोर्स है, कैसा है कांस्टेंट फोर्स, अगर ये कांस्टेंट फोर्स है तो ये यूनिफॉर्म v वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो यही तो था फर्स्ट लॉ, यही तो कहता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। देख जीरो था रेस्ट पे रहा, फोर्स लगता रहा चलता रहा, लगता रहा चलता रहा, रेस्ट पे रहा नहीं लगा, फोर्स नहीं लगा तो नहीं। अच्छा कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात कर ले पहले नॉर्मल फोर्स की, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बॉक्स है, आए हाय सर जी ये बॉक्स आ गया फिर से, ये बॉक्स है, मान ले इसका वेट इसका मास जो है वो 10 kg है, तो इसका वेट जो लग रहा होगा वो नीचे कितना लग रहा होगा मेरे भाई mg। अगर ये बैलेंस है, दोनों रुके हुए हैं, तो तुम्हारा जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कितना हो गया mg, कितना हो गया mg, मास कितना हो गया 10, और g, अरे सर जी ये g क्या है, ये g होता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता था जो 1 g के बराबर हो जाता था, इसमें हम इसको क्या पढ़ते थे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जिसमें g की वैल्यू, जिसमें g की वैल्यू कितनी होती थी, g की वैल्यू होती थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली होती है, इसकी फिक्स वैल्यू जो होती थी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, सबको याद है वैसे तो ये, ठीक है, 9th क्लास में करवाई थी। हम तो जी लेके करेंगे जी, ये हो गया n, तो n कितना आ गया जी 100 न्यूटन। अब मैं यहाँ पर ना न्यूटन लिख दिया एक बारी, एक बच्चे ने क्या करा इसको n से n काट दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ ये n से n उड़ा दिया इसने, तो मेरे को पता है दिक्कत क्या लगी, कह रहा सर जी 1 तो 100 के इक्वल हो ही नहीं सकता। भाई साहब एक से एक कलाकार पड़ा है मार्केट में, एक से एक कलाकार, ये जो न्यूटन ये नॉर्मल है इसलिए तो रिएक्शन दिखा रखा है कई टीचरों ने, इसलिए मुझे भी इसके बाद न्यूटन ही लिखना पड़ता है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, वो न्यूटन और नॉर्मल को एक ही मान लेता है, कुछ भरोसा नहीं है। तो तुम्हें पता चल गया नॉर्मल फोर्स कैसे निकालनी है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आओ नेक्स्ट पे देखो, इसी का एक और करते हैं हम आगे, लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो मान लो, अच्छा तो मैंने इससे पहले एक थोड़ा सा बेसिक एंगल का ज्ञान दे दूं मैं, ठीक है, क्योंकि ना ज्यादातर स्कूल्स में और जगह पर यही पूछे जाते हैं। बाकी सबको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू सारी पता होनी चाहिए। साइन 37, साइन 37 ये 3 4 5 के याद रखा करो, 3 4, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, एक और होता है तुम्हारा, एक और होता है ये 53, 53 3 4 5, 3 4 5, देखो 3 4 5 से याद रखना है, 3 4 5 से अभी, अच्छा मैं बता रहा हूँ कैसे क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। ये साइन 53 की वैल्यू साइन 37 की वैल्यू पूछता है वो, साइन 37 कैसे लिखोगे आप, साइन 37 साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस क्या है 5। अगर यहीं से आपसे cos 37 पूछेगा तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है तुम्हारे पास 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। यारो मेरे समझ ले इसको भाई, और मान ले भाई साहब साइन 53 कितना मेरे भाई, साइन 53, साइन 53, अरे वही फिर वापस से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और ये ले cos 53, cos 53 कितना हो जाएगा 3/5, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये वैल्यू ना यूज होती है हमारी, ठीक है। तो इसको ना 3 4 5 से कैसे, अगर तुम्हें याद नहीं होता तो इसको शॉर्टकट ऐसा मारो, 3 4 5 याद रखो, 3 4 5 याद रखो, और 3 4 5 के बाद ना क्या करो, जो बड़ी वैल्यू है उसके सामने बड़ा नंबर आएगा। देखो ये तो फिक्स है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दोनों से बड़ा होता है, ये तो फिक्स है। अब ये याद रखना है कि इधर 4 आएगा या 3 आएगा, तो वो याद रखो, अगर बड़ा एंगल है तो उसके सामने 3 में से 4 बड़ा है तो 4 रख दो, छोटा है तो 3 में से छोटा वाला रख दो, खत्म, ठीक है। याद रखने का तरीका हो गया, ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। आओ क्वेश्चन पे आओ, आओ भाई साहब क्वेश्चन पे आओ। अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया सर ने, ऐसा बोल रहे हैं कि एक बॉक्स है और इसका मास 10 kg है, ठीक है, और बोल रहे हैं इसका एंगल दे रखा है 37, ठीक है, ओके सर जी ओके। अब बोल रहे हैं फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन कह लो या फिर फोर्स कह लो, कोई दिक्कत नहीं है।
फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी परपेंडिकुलर। नॉर्मल तो परपेंडिकुलर लगता है ना भाई। अरे अब एक ना एफबीडी बनाना आना चाहिए यार। एक एफबीडी क्या होता है, देखो कुछ नहीं है एफबीडी यार, सिंपल है। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, अरे यार इसका ढांचा तो बना दो, कुछ नहीं है। मान लो ये बॉक्स ऊपर था, उस पर ही नॉर्मल फोर्स लग गया, और ये जो बॉक्स है ना उसको पॉइंट से शो कर दिया, बस हो गया फ्री बॉडी डायग्राम की नॉर्मल बन गया। और ये नीचे चला गया। ये कितना लग रहा था mg, ये mg नीचे लग गया ना। अब ये तेरे को पता है इस पर परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा तेरा। अब ये था तेरा, आधे तो कहीं ढेर ना हो जाए। देख ये इधर लगा था, ये तो बॉक्स इस पे जो रखा था, बॉक्स इस पे जो रखा था, ये बॉक्स इस पे रखा था ना मेरे भाई। ये देख ये तो धर गया। अब तू कॉमन सेंस है, तेरे को ये क्वेश्चन में गिवन था ये 37 है और ये 90 है। पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। तू इसे x मानेगा ना, तो तू क्या करियो, x प्लस 37 प्लस 90 इक्वल टू क्या कर दियो 180। तो तेरा जो x आएगा वो कितना आ जाएगा 53। कितना आ जाएगा मेरे भाई 53। तो यानी कि जो तेरे पास ये वाला एंगल है वो कितना है 53। ये अगर 53 है, ये अगर 53 है, हमें तो कहाँ गया वो, अरे ये थोड़ी, ये वाला 53, ये 53 है। अगर ये 53 है ना, ये 53 लिखा था हमने, तू समझ रहा है। देख ये वाला एंगल नहीं था, ये वाला एंगल नहीं है भाई, ये वाला एंगल नहीं है, इसको हटा दे। ये वाला एंगल नहीं है हमारा, ये वाला एंगल था ना वो। देख ये एक्स हमने ये निकाला, तू समझ रहा है नहीं समझ पा रहा। ये ऐसे गया, ये ऐसे जा रहा था वो पूरी लाइन, ये एंगल आ गया हमारा 53। तू समझना, ये ऐसा ही तो था, ये 37 था, ये 90 था, ये 53 आ गया, बस खत्म। ठीक है। अच्छा देख, तो तेरे को क्या करना है यहाँ पर ना, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। देख देख कंपोनेंट कैसे लेते थे। देख तेरे को भूला, तेरे को याद हो तो, अगर मान ली ए है और ये थीटा है, तो ये क्या होता था, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला क्या होता है ए साइन थीटा। ठीक है, ये क्या होता है ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाता है ए साइन थीटा। अरे यार डर मत, तू समझ आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब तू खुद ही सोच, अगर तेरे को ये चीज ऐसे दे दी जाए कि ये तेरे पास mg है और तेरे को ये थीटा दे रखा है 53, तो तू क्या लिखेगा इसको, mg cos 53, mg cos 53, और ये कितना आ जाएगा mg sin 53, है ना। अब तू खुद ही तो सोच, तेरे को तो ये भाई ये वाला इसके सामने वाला बराबर होना चाहिए ना भाई मेरे भाई, ये एंगल इसके सामने वाला बराबर होना चाहिए ना, ये आमने सामने वाले बराबर होंगे ना। तो अगर ये थीटा इतना है तो इसके सामने वाला तो ये होगा ना। देख ये थीटा इतना है, तो ये तो हो गया, इधर वाला तो हो गया तेरा mg cos 53, और जो ये वाला होगा वो कितना आ जाएगा तेरा mg sin 53, mg sin 53। ठीक है, mg sin 53 हो जाएगा। अब तेरा काम खत्म हो चुका है। तेरे पास जो आंसर आएगा, नॉर्मल फोर्स जो तूने निकाला है, वो तेरा नॉर्मल फोर्स का आंसर आ जाएगा। नॉर्मल फोर्स इज बेसिकली mg sin 53। तो m कितना था 10, g की वैल्यू 10, sin 53 देख कितना है, sin 53 कितना है तेरे पास, देख sin 53 कितना है तेरे पास 4/5, 5 2 10, 4 2 8 हो गया, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 80 न्यूटन, 80 न्यूटन आ गया मेरे भाई। ये ले, ये नॉर्मल फोर्स आ गया। ठीक है, घबरा मत यार, कंपोनेंट से तुम्हारे खोपड़ा घूम जाता है यार, पूरा डिटेल में बता दिया। इसको नोट करो, इसको नोट करो, चलो नोट करो इसको, चलो नोट हो गया होगा। देखो नॉर्मल फोर्स में तो इतना ही है। हम ना नेक्स्ट क्लास में इसको टेंशन वाले केसेस करेंगे। पहले टेंशन बनाएंगे, फिर टेंशन कैसे कैलकुलेट होती है, तो नॉर्मल फोर्स आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल फोर्स इतना हार्ड नहीं है, टेंशन भी हार्ड नहीं है, पहली बात तो फिजिक्स ही हार्ड नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स एक चीज मांगती है, वो मांगती है कंसिस्टेंसी। आप रोज पढ़ें और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर अच्छे से हो जाए तो इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो इससे टफ सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें और रेगुलर पढ़ें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है, 25 दिन है, और 25 दिन के अंदर हमें ये सारे चैप्टर कवर करने हैं। मैं सारे चैप्टर इसमें कवर करवा दूंगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें बस किसी भी चीज की।